वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी सभी वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि सभी को नहीं पता होता कि जब एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं जब उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। भगवान ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आपके साथ फिर अगर ऐसा होता है और आपको आपके राइट्स का पता है, तो फिर उन राइट्स का वॉयलेशन कोई नहीं कर सकता। देखिए, जो पुलिस फोर्स है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प के लिए या फिर हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। लेकिन जब यही पुलिस फोर्स अपनी पावर का मिसयूज करती है, दुरुपयोग करती है, तो इनका जो डरावना रूप हमें देखने को मिलता है, तो या तो जिसने फेस किया है उसको पता है, या फिर हम जो डेली लाइफ में देखते हैं तो हमें पता है। इसलिए मैं ये जो आज टॉपिक लेके आई हूँ, बिल्कुल ग्रास रूट से ये देखते हुए कि किस तरह से एक अरेस्टेड पर्सन को नॉलेज ही नहीं होती कि उसके राइट्स क्या हैं, और धड़ल्ले से उसके राइट्स का जो है वायलेशन कर दिया जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं फिर एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि आपके पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या लीगल राइट्स हैं। कि जब एक पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है तो जस्ट उसके बाद कौन कौन से स्टेप उस पुलिस ऑफिसर को फॉलो करने मैंडेटरी हैं। अगर वो उसका वॉयलेशन करता है तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई हो सकती है। चलिए, वो तो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन आज जो टॉपिक है कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या राइट्स हैं, जो जैसा कि टाइटल में मैंने लिखा है कि 14 अधिकार मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई थी। अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो उनको वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करनी बहुत जरूरी है। तो बने रहिए लास्ट तक मेरी इस वीडियो में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक विद प्रोविजन ये बताऊंगी कि कहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और देखिए, मेरा सजेशन आपको यही है कि एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि मैं जो सेक्शन आपको बताऊंगी, अगर क्योंकि आप ये सोचोगे कि सेक्शन मैम ने बता दिए, ये कैसे रिलेवेंट होते हैं। देखिए, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके बाद उसको रिमांड भी लिया जाता है उसका, उसके बाद उसको कोर्ट में उसका चालान पेश करने तक का जो बीच का प्रोसीजर होता है, उसमें ये सेक्शन, अगर इन सेक्शन की कंप्लाइंस नहीं की जाती, तो जब आईओ को उस केस में एज ए विटनेस कॉल किया जाता है, तो अपोजिट काउंसिल, यही वो सेक्शंस हैं जिसपे हम क्रॉस एग्जामिनेशन में वहां पे अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने एक्यूज्ड को बचा भी लेते हैं इन ग्राउंड्स पे, अगर पुलिस ने अरेस्ट के टाइम इन सेक्शन का कंप्लाइज नहीं किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजमेंट का मैं आपको बता रही हूँ, उसमें प्रॉपर तरीके से और लैंडमार्क जजमेंट है, गाइडलाइंस है, और यहाँ तक लिख दिया गया कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर इन गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करता है तो अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको वो जजमेंट बताती हूँ। देखिए, डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का ये है केस। इसमें जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई थी, उसके बाद है योगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें अरेस्ट को लेके जो गाइडलाइंस दी गई थी, सबसे पहली गाइडलाइंस ये थी कि आप जब अरेस्ट करोगे किसी पर्सन को, तो उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स आपको बताने होंगे। देखिए एग्जांपल, अगर आपने कुछ क्राइम ही नहीं किया लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ने आते हैं, तो पकड़ने से पहले उसको आपको बताना पड़ेगा कि किस सेक्शन में, किस प्रोविजन में, और वो जो प्रोविजन है वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या फिर जो भी ग्राउंड, जिस भी ग्राउंड पे वो शक के आधार पर या फिर को अक्यूज की स्टेटमेंट में आपका नाम आया है, या फिर जो भी ग्राउंड बना है आपको अरेस्ट करने का, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको सबसे पहले अरेस्ट करने के टाइम उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा। अब ये बात लिखी हुई है सीआरपीसी की सेक्शन 50 के सब क्लोज 1 में। ठीक है, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको बेरेक्ट पढ़ना अच्छे से आता होगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो पब्लिक है उसको लॉ की नॉलेज नहीं है, तभी मैं इन डिटेल और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ कि अरेस्ट करने का जो पहला राइट है, कि आपको अरेस्ट करने आते हैं तो वहां पे आपको ग्राउंड्स पूछना आपका भी राइट है और वो आपको बताएंगे भी।
चलिए नेक्स्ट जो मैं बताती हूँ, जो नेक्स्ट है जो आपका राइट है, एक तो वहां पे गाइडलाइंस दी गई कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएगा उसको पूरी यूनिफॉर्म में होना जरूरी है, उसका आई कार्ड विजिबल होना जरूरी है, ताकि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है या फिर उसके फैमिली वाले जो उसके पास खड़े हैं उनको पता चले कि ऑफिसर किस रैंक का है, क्या नाम है और कौन से पुलिस फोर्स से है। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा होता है कि कौन से पुलिस से रिलेट करते हैं वो, या फिर यहाँ पे रैंक से हम पता लगा लेते हैं कि कौन से रैंक पे है वो पुलिस ऑफिसर। तो ये सब विजिबल होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है कि जब आपको सेक्शन 41 के बी में आपको अरेस्ट किया जाता है, दैट मीन्स एक मीमो तैयार किया जाता है पुलिस ऑफिसर के तरफ से, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरा जाता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती है, आपका एड्रेस होता है। उसके बाद उस मीमो में टाइम ऑफ अरेस्ट भी लिखा जाता है कि किस टाइम हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया। उसके बाद अरेस्ट के साथ वो जो ऑफिसर है वो खुद भी सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद एक और जो राइट है, जब उन्होंने वो मीमो तैयार कर लिया तो आपके पास एक राइट मिलता है यहाँ पे कि जो मीमो है उसके ऊपर आपके भी साइन होने मैंडेटरी हैं, ताकि आप देख सको कि जो अरेस्टिंग का टाइम दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, प्लेस सही है या नहीं है। क्योंकि काफी बार क्या देखा गया है, जब आईओ को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है तो जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो अरेस्ट का टाइम निकल के आता है। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जो टाइम का खेल रहता है, बस उसी खेल के ऊपर अगर क्रॉस अच्छा गया तो फिर आप अपने क्लाइंट को बचा भी सकते हैं। क्योंकि डेली रूटीन में हम लोग देखते हैं कि अरेस्ट का टाइम मीमो में कुछ होता है, वो जब बोल रहे हैं एट प्रेजेंट उनका स्टेट ऑफ माइंड, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो डिफरेंट निकल के आता है। तो बस यहीं पे जो मिस्टेक होती है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो मैं राइट्स बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आने वाले जो अगले ग्राउंड्स में आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना है, आपका पांचवा राइट है सेक्शन 50 के ए, सीआरपीसी सेक्शन 50 ए क्या कहता है। आप देखिए, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को, सपोज अगर आपने घर से अरेस्ट किया है तो फैमिली मेंबर्स वही हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को किसी ऐसी जगह से अरेस्ट कर लिया जाता है जो ना तो उसका घर था, ना उसका बिजनेस प्लेस था, ना उसका कोई वर्किंग प्लेस था, तो वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है, तो पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि वो उसके फैमिली को या फिर कोई भी रिलेटिव जिसको वो बोलते हैं उनको इन्फॉर्म करे, ठीक है। या फिर वो पर्सन जिसको पकड़ा गया है वो खुद इन्फॉर्म करेगा। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि अपने फोन से उसको फैमिली वाले को इन्फॉर्मेशन दिलवानी। लेकिन काफी बार देखा गया है कि जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं वो इतना घबरा जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि अब क्या करें। तो मेरी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको देखो, अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो आज के टाइम में आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ कि आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन अगर आज के टाइम में आपको कानून की नॉलेज नहीं है, मतलब आपको लॉ नहीं पता, आपके राइट्स नहीं पता, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको आपके राइट्स बताऊं, आसान भाषा में बताऊं, ताकि कल को आपके साथ अगर ऐसा कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपके राइट्स का पता हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 6 पे। देखिए सीआरपीसी की सेक्शन 54 क्या कहता है, क्या राइट देता है अरेस्टिंग के प्रोविजन में। 54 कहता है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपको अरेस्ट कर लिया गया, हो सकता है आपके शरीर पे कोई भी चोट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने मेडिकल सपोज वहां पर नहीं करवाया और बाद में पुलिस कस्टडी में आपके साथ मार पिटाई होती है, तो पुलिस वहां पे अपने बयानों में ये भी बोल देती है कि पहले से लगी हुई थी या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपका राइट है, अरेस्ट करते ही आप पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि मुझे मेरा मेडिकल करवाना है। अगर आप बोलते हैं तो पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाता है वो, और अदरवाइज तो गाइडलाइंस में मैंडेटरी कर ही दिया गया है कि जैसे ही आप अरेस्टेड पर्सन को अपनी कस्टडी में लेते हैं तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। उसके बाद ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये 48 आवर्स में होना जरूरी है। 48 आवर अगर डिले हो जाते हैं तो फिर वहां पे भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक आईओ से।
उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 57 अरेस्ट को लेके आपको क्या राइट देता है। सेक्शन 54 सीआरपीसी सेज दैट कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो आप 24 आवर से ज़्यादा उस पर्सन को आपके पास नहीं रख सकते, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि 24 आवर्स सफिशिएंट नहीं थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर उन्हें अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी उसको टाइम को और बढ़ाने के लिए। तो ये भी प्रोविजन सेक्शन 56 में दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी अरेस्टेड पर्सन को पुलिस ले जाती है तो 24 आवर्स से ज़्यादा वो उनको अपने पास पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती। उसके बाद एक चीज़ एक और आता है जो पॉइंट है, 9th पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि ना तो उनके रिलेटिव्स को पता है या मिलने नहीं दिया जाता है, पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता है ये बोल के कि आपके पास कोई राइट नहीं है मिलने का। तो मैं आपको बता दूं सेक्शन सीआरपीसी का 41D प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उस दौरान जो जिस बंदे को अरेस्टेड पर्सन को जो राइट दिया गया अपने फैमिली वालों से या फिर अपने एडवोकेट से मिलने का राइट वहां पे दिया गया है। दैट मीन्स वो अपनी उसके फैमिली वाले या फिर उस वो जो फैमिली वाले जिस भी एडवोकेट को हायर करके लेके आए हैं वो उनसे मिलने की परमिशन उनको दी जा सकती है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई एडवोकेट मिलने जाते हैं तो उनको फिर ये बोला जाता है कि आपके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इंटेरोगेशन करती है पुलिस, काइंड ऑफ इंटेरोगेशन मतलब कि उससे पूछताछ कर रही है, तो उस दौरान आपको हो सकता है परमिशन ना दी जाए, लेकिन 41D आपको परमिशन देता है कि आपके फैमिली और आपके रिलेटिव्स आपसे मिल सकते हैं। इसके बाद 10th पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास 39A, ठीक है, जो क्या कहता है कि अगर कोई अरेस्टेड पर्सन गरीब है जिसके पास मतलब कि जिसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं जो बेलेबल है, मतलब कि बेल ले सकते हैं पुलिस स्टेशन से ही, लेकिन उसके पास एडवोकेट हायर करने की कोई फीस नहीं है, बहुत ही गरीब है, तो लीगल एड का एक प्रोविजन होता है जो सरकार की तरफ से फ्री में वकील मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको जानना है कि आपको फ्री में कैसे वकील मिल सकता है तो उस वीडियो पे जाइए और देखिए कि फ्री में आप कैसे वकील ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट मीन्स असंज्ञेय अपराध आपने किया है और अगर उसके अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आपको जब अरेस्ट करने आते हैं तो आपके पास राइट है कि जो वारंट आया है उस वारंट के पूरे आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पुलिस ऑफिसर पढ़ के सुनाएगा। लेकिन वहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने किया है तो वहां पे आपके पास फिर राइट नहीं है कि आप उनसे ये बोलो कि मुझे वारंट दिखाए। उनके पास पूरी पावर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट करके ले जा सकती है। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि आपको नहीं पता होता कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ ताकि नॉर्मल लोगों को भी, जो मेरी पब्लिक है जिनको नहीं पता कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किस तरह के होते क्या होते हैं, तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आपको कैसे पता चले कि किस अपराध में किस ऑफेंस में मुझे पकड़ने आए, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दो जो फंडामेंटल जो चीजें आपको दी गई हैं फंडामेंटल राइट्स में से ड्राइव होती है एक चीज, तो जो है सीआरपीसी के सेक्शन 55 का 1 क्लॉज आपको क्या कहता है। देखिए ये कह रहा है कि जब भी किसी अरेस्टेड पर्सन को पकड़ लिया जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन और उसका खाना पीना, दैट मीन्स जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को पकड़ के लेके आए हैं तो उसकी प्रोटेक्शन मतलब कि उसकी सुरक्षा और उसका खाना पीना, उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी पुलिस ऑफिसर की रहेगी जो वहां का इंचार्ज है। दैट मीन्स अगर आप किसी को पकड़ के लेके आए हो तो उसको खाना देना, उसकी प्रोटेक्शन, वो उसका फंडामेंटल राइट है और आप उसके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो ये जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि ठीक है आपने अगर क्राइम किया है और नहीं भी किया तो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देना
हमारे कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेफरेंस पे रखा गया है कि किसी भी पर्सन को राइट नहीं है, वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो या फिर किसी भी रैंक का गस्टेड ऑफिसर हो, कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो। अब जो लास्ट के 2 पॉइंट है जिसमें जो राइट दिए गए हैं वो वुमेन्स को दिए गए हैं। देखिए, किसी भी वुमेन ने अगर किसी भी वुमेन के अगर कोई एलिगेशन अगेंस्ट लगा है तो उसको जब अरेस्ट करना होता है, तो देखिए अगर सनसेट और सनराइज से बीच में जो टाइम होता है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी महिला को। दैट मीन सूरज छिपते और सूरज उगने से पहले। लेकिन बहुत ही मैंडेटरी अगर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, अब अगर महिला के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस के चार्जेस है तो उसको वहां अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले आपको नियरेस्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की वहां पे परमिशन लेनी जरूरी है, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी के कंटेस्ट में एक और है कि जब आप उनको अरेस्ट करने जाते हैं तो एक आपके पास फीमेल पुलिस ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। विदाउट फीमेल ऑफिसर आप किसी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि एट प्रेजेंट कई बार महिला पुलिस ऑफिसर नहीं होती, तो पुलिस के पास भी एक पावर है कि वो पब्लिक में से अगर कोई लेडी है तो उनको डायरेक्शन देके वो उनके थ्रू भी उनको अरेस्ट करवा सकते हैं, और फिर वो जिनके थ्रू अरेस्ट करवाया पुलिस स्टेशन तक वो फिर महिला उनके साथ ही रहेगी। तो इस तरह की एड भी वो हेल्प ले सकते हैं पब्लिक प्लेस में से, अगर कोई पब्लिक उनकी हेल्प करना चाहे तो यहाँ पे आप बाउंड नहीं हो। अगर पब्लिक में आप हो, अगर पुलिस ऑफिसर आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो आप बाउंड नहीं हो, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको सफिशिएंट रीजन बता के रिफ्यूज भी कर सकते हो। तो ये मेन गाइडलाइंस थी जो उन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दी गई, और ये भी डायरेक्शन दिया गया कि हर कोर्ट में इस चीज को कंसीडर किया जाए, जो अरेस्ट हुआ है पर्सन क्या इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है। अगर नहीं किया गया, इन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो वहां पे जो अरेस्ट है वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आपके क्या क्या लीगल राइट्स हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं, और रिलेटेड अगर आप कोर्ट मैरिज या फिर लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है, जल्दी से जाइए और वीडियोस को देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।